दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में कौन सा प्रधानमंत्री सफल रहा या फिर कौन सा प्रधानमंत्री असफल हो गया? कहते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्रित्व के काल को परखना हो तो उस दौर में लिए गए बड़े निर्णयों को देखिए जिससे देश प्रभावित हुआ हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी एक छवि उभरी हो सकता है वो सकारात्मक हो सकता है वो नकारात्मक हो। नेहरू से लेकर इंदिरा तक और बीच में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा के बाद से राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इस पूरी कतार को जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में जाहिर है हर प्रधानमंत्रित्व काल के वक्त में लिए गए कुछ निर्णय आपको याद आएंगे। लेकिन जब आप मौजूदा वक्त में आएंगे तो हो सकता है आप कुछ बड़े निर्णयों को लेकर प्रभावित जरूर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद इस देश के भीतर में किसी भी प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए जितना खर्चा किया, जो प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान किया, जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर खुद को और अपने चेहरे को ही इस देश के सामने रखा, और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में तमाम संवैधानिक संस्थानों को लेकर जो भी सवालिया निशान लगे या जो भी परिस्थितियां आज हम और आप देख पा रहे हैं, उसमें क्या वाकई कोई ये कह सकता है कि इस देश में मौजूदा वक्त में एक प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए क्या क्या नहीं किया? क्या वाकई कोई असफल प्रधानमंत्री अपने आप को सफल बताने के लिए बहुत खर्चा करता है, या फिर उनके उन तमाम निर्णयों पर गौर करने की जरूरत आन पड़ती है जो उसने एक के बाद एक लिए हो? हमको लगता है कि आज इन परिस्थितियों को पलटने की इसलिए जरूरी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में थे। लोकसभा क्षेत्र यानी बनारस, वाराणसी। 25 अप्रैल 2014 जब वो वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, यानी चुनाव लड़ने के लिए जब वो नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, तो उस वक्त उनसे यह पूछा गया था आपने बनारस ही क्यों चुना? उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया था, हमें लगता है कि 7 साल 2 महीने 20 दिन हो चले हैं। लेकिन एक बार फिर उस आवाज को सुनिए और फिर उसके बाद बात आगे होगी। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो 25 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया था और महीने भर बाद ही यानी 26 मई 2014 को वह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2014 में ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट इस देश में शुरू किया गया, गंगा की सफाई को लेकर। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि उसके बाद से 7 साल बीत गए और आज फिर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके तकरीबन 45 मिनट के भाषण के बीच में सिर्फ 2 लाइन नमामि गंगे का था। इस दौर में गंगा का कितना पानी बह गया, इस दौर में गंगा के भीतर तैरती हुई लाशों को भी कोरोना काल ने ही देखा। इस दौर में नमामि गंगे को लेकर बरस दर बरस बजट में जो पैसा एलोकेट किया गया, उस पैसे के जरिए कितना काम हो रहा है, इसको लेकर जो प्रचार प्रसार किया गया, अगर उसको आप एक हथेली में रखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी इन 7 बरस में 29,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई पर खर्च हो गया। और गंगा की स्थिति आज जैसी है उसको लेकर आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उस भाषण के इस छोटे से अंश को एक बार फिर सुनिए। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री के आज के शब्द हैं, यानी इन 7 बरस 2 महीने के भीतर क्या कुछ हुआ
यह कोई बताने की जरूरत है, या फिर इसमें जितना खर्च किया गया प्रचार प्रसार को लेकर, क्या वह भी बताने की जरूरत है? और इसी तरीके से इस देश के भीतर में तकरीबन 234 योजनाएं प्रधानमंत्री के जरिए अलग अलग मौकों पर इस देश में ऐलान की गई। हर ऐलान के साथ करोड़ों रुपए खर्च हुए, हर ऐलान के साथ उन योजनाओं के प्रचार पर खर्च हुए। तो क्या वाकई कोई प्रधानमंत्री खुद को सफल बताने के लिए इतना कुछ खर्च करता है, या फिर वह असफल हो चला होता है, इसीलिए सफल बताने के लिए इतना खर्च करना जरूरत होती है? क्योंकि नमामि गंगे से आज हमने शुरुआत की है, तो हमें लगता है कि मां गंगा को तो आज भी अपने इस बेटे से उम्मीद जरूर होगी जिन्होंने नमामि गंगे प्लान बनाया। क्योंकि भारतीय संस्कृति के भीतर बहुत साफ तौर पर कहा जाता है कि कुपुत्रो जायत कवाची दापी माता कुमाता न भवती, यानी मां भला कहां अपने बेटे से नाराज होती है। भले बेटा मां की उम्मीदों पर खरा ना उतरे, लेकिन मां की उम्मीद तो बरकरार रहती है। और शायद भारत मां की भी तो उम्मीद अपने तौर पर बरकरार है। लेकिन असफल और सफल के बीच के सफर में जब आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट से बात को शुरू करेंगे तो आपके जहन में 2-3 बातें तुरंत आएगी। जो 2014 में बजट था, जो 2015 में बजट था, जो 2021 में बजट है, वो बजट कम होता चला जा रहा है। गंगा की मैलापन कम नहीं हो पा रही है। जो भी योजनाएं थी, 1-2 नहीं, 317 योजनाएं सरकार ने इस परियोजना के साथ जोड़ी, और उनमें से लगभग 32 योजनाएं पूरे तरीके से पूरी हुई। 100 योजनाएं ऐसी है जिसको पूरी और अधूरी के बीच में सरकार कहती रहती है, लेकिन अगर इसे भी पूरी मान लीजिएगा तो भी 70% परियोजनाएं अधूरी है। 15 से लेकर 16 के बीच में 3,673 करोड़ रुपए खर्च हुए, 16-17 में 2,500 करोड़ खर्च हुए, 17-18 में 2,300 करोड़ खर्च हुए, 18-19 में घट के वह 687 आ गया, 19-20 में यह 750 करोड़ पहुंचा, 20-21 में 800 करोड़ पहुंचा, 21-22 में 900 करोड़ पहुंचा। लेकिन इस नमामि गंगे को लेकर जो भी प्रोजेक्ट में जो भी पैसा खर्च हो रहा था, उसके ठीक समानांतर एक प्रचार चल रहा था। उस प्रचार की शुरुआत 2 करोड़ रुपए से 2014 में हुई, और बढ़ते बढ़ते ये 14-15 करोड़ प्रति साल पर आकर टिक गया। यानी इस दौर में 60 से 70 करोड़ रुपया खर्च नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हम सफल हो रहे हैं। और इस दौर में प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए ऐसी भी इस देश में नियम कायदे कानून बनाए जिसमें किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर ना लगे, मंत्री की तस्वीर ना लगे, सिर्फ प्रधानमंत्री की ही तस्वीर चस्पा हो। तो सफल बताने की यह जद्दोजहद क्या सिर्फ नमामि गंगे तक रही? और नमामि गंगे को लेकर जब जानकारी निकल कर आती है कि इतना पैसा अगर इस पर खर्च किया गया, तो फिर दूसरे कितने प्रोजेक्ट रहे होंगे जिस पर कितना पैसा खर्च किया गया होगा, या सफल बताने के लिए हर प्रोजेक्ट के साथ कितना प्रचार किया गया होगा। हमें लगता है यह भी जानना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में सिर्फ प्रचार पर जो खर्चा किया गया वो बजट का हिस्सा होता है। तो अपने आप को सफल बताने के लिए जो टेलीविजन माध्यम है, जो अखबार का माध्यम है, उस पर बीते 7 वर्ष में 7,988 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी सफल बताने के लिए प्रति मिनट प्रधानमंत्री ने 22,137 रुपए खर्च किए। प्रति मिनट का खर्चा है ये। और जो योजनाएं 200 से ज्यादा, जो 234 योजनाएं इस दौर में निकल कर आई, जिसमें 167 योजनाएं तो सीधे सीधे नाम के साथ थी, जो हर से जुड़ी हुई थी। मसलन स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि योजना, राउट स्कीम, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। ध्यान दीजिए तो कमोवेश हर तबके से जुड़कर प्रधानमंत्री ने योजनाओं का ऐलान किया। उसमें सागरमाला प्रोजेक्ट भी है, उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है,
उसमें उज्ज्वला योजना भी है, उसमें जीवन ज्योति योजना भी है, मुद्रा योजना भी है, बायोफ्यूल पॉलिसी भी है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना भी है, स्वदेश दर्शन योजना भी है। देश के युवाओं के लिए भी 3 योजनाएं लेकर आए। रोजगार योजना थी, मुद्रा लोन योजना थी, मुद्रा योजना थी। महिलाओं के लिए भी लेकर आए, किसानों को लेकर भी आए। महिलाओं के लिए 4-5 योजनाएं थी, जिसमें उज्ज्वला योजना, बालिका अनुदान योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना। ध्यान दीजिए, किसानों के लिए भी 6 योजना, सम्मान निधि थी, किसान मानधन थी, फ्री सोलर पैनल योजना थी। हमने ध्यान दिया कि इस देश के भीतर में जो 234 योजनाओं का ऐलान किया गया, अगर उन सबू को हूबहू लागू करा दिया जाए तो यह देश स्वर्ग के समान हो जाएगा। ना तो बेरोजगारी रहेगी, ना किसी तरीके से उत्पादन इस देश के भीतर में कम होगा, ना ऐसी मारामारी होगी इस देश के भीतर में जहां पर असमानता का भाव भी हो। बैंकों के भीतर भी लोगों को आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो करते हैं वह भी करने की जरूरत नहीं होगी। स्थिति इतनी शानदार हो जाएगी कि 5 किलो अनाज जो फ्री में सरकार बांटती है वह भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी योजनाएं कमोवेश इस देश में रेहड़ी पटरी वालों से लेकर आदिवासियों तक लेके, ग्रामीण भारत में रहने वाले बेरोजगार युवकों से लेकर शहरी बेरोजगार तक, और डिग्रीधारियों से लेकर जो नहीं पढ़े लिखे हैं और असंगठित क्षेत्र में हैं, उन तक के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया। तो क्या खुद को सफल बताने के लिए इन योजनाओं का ऐलान है, या असफल हो रहे थे तो इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पे खर्च करना शुरू किया गया? इसीलिए जितने भी मंत्रालय हैं, जब उन मंत्रालयों के जरिए विज्ञापन निकाला गया कि जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा थी और बताया जा रहा था कि हर योजना के जरिए वह कितने सफल हो गए, तो उसके मातहत यह भी निकल कर आया कि हर मिनट 44,000 रुपया इस देश के तमाम मंत्रालय उस प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर रहे थे जिन योजनाओं का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया, जो बजट एलोकेशन किया गया अपने तौर पर, और 16,500 करोड़ रुपए तमाम मंत्रालयों ने विज्ञापन के जरिए डाल दिया। यानी एक तरफ मीडिया का बजट के जरिए प्रचार, जो बजट में पैसा एलोकेट किया गया वह अलग है, तकरीबन 7,988 करोड़, वह 7 बरस का अलग है। योजनाओं पर जो खर्च किया गया 16,500 करोड़, वह भी एक अलग है। उसके बाद जो चुनाव प्रचार के तौर तरीके थे, उसमें भी जबरदस्त प्रचार किया गया। उस प्रचार की नियमविधि यह थी कि प्रति मिनट 4,231 रुपए प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर खर्च होते रहे। इस दौर में आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, खर्च तो प्रधानमंत्री के ऊपर खूब होता है। सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे भी इस देश के भीतर में हर दिन जो खर्चा होता है वह तकरीबन 1.25 करोड़ का खर्चा होता है। सालाना खर्च 429 करोड़ का है। एसपीजी सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनकी जो गाड़ियों का तांता है, जो 7 सीरीज की आप देखते हैं रेंज रोवर, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाइएगा तो वह भी लगता है कि जो 6 गाड़ियां एक साथ गुजर रही है, तो एक लाइन से जब आप उसकी आकलन कीजिएगा मार्केट प्राइस का, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा तो उन गाड़ियों के जरिए चीजें गाड़ी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, उससे देश को क्या लाभ हुआ नहीं हुआ वो आकलन फिर कभी करेंगे, लेकिन जो देश की मौजूदा परिस्थिति है जिसमें पर कैपिटा इनकम 1 लाख से नीचे हो गया है और इस देश के भीतर में पर कैपिटा इनकम पर डे का सिर्फ 273 रुपए है आज की तारीख में, यानी हर व्यक्ति के हिस्से में हर दिन का सिर्फ 273 रुपए इस देश की जीडीपी के अनुकूल से निकल कर आता है। और दूसरी तरफ जो खर्चा हम आपको बतलाते चले जा रहे हैं वो खर्चा तो आता है क्योंकि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी हर दिन 600 से 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। अब सवाल यह है कि जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में, वहां पर 62% लोग गरीबी क्षेत्र के हिस्से में आते हैं, बीपीएल में नहीं, लेकिन वो गरीब माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत। और जिस बनारस में सफल होने का जिक्र हो रहा है, हमको लगता है वह सफलता का पैमाना आज वहां पर उन्होंने कोरोना के मद्देनजर लेकर किया। इन योजनाओं से उतरकर जब आप सिर्फ कोरोना के भीतर झांक कर वहां की स्थिति को देखिएगा तो हमको लगता है यह भी एक स्थिति ऐसी हो गई जो कि सामान्य तौर पर बनारस की अपनी स्थिति शायद उत्तर प्रदेश के भीतर में बहुत अच्छी नहीं है। यूं उत्तर प्रदेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में जो कुल अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वह 4,635 हैं। एक चीज जहन में रखिए, प्रधानमंत्री बार बार आज इस बात का जिक्र करते रहे कि
देश भी नहीं दुनिया के लिहाज से उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। जाहिर है 22 करोड़ लोग हैं, एक लिहाज से समझिए तो भारत की कुल जनसंख्या का 22% वहीं पर है। लेकिन जब आप देखिएगा अस्पतालों की संख्या, इस देश में सरकारी अस्पताल 25,000 से ज्यादा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4,600 हैं। जो बेड हैं, हॉस्पिटल के बेड पूरे देश में 7,13,000 है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 76,000 है। आईसीयू बेड जो है देश भर में 35,000 है, उत्तर प्रदेश में 3,813 है। वेंटिलेटर 17,850 पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में 1,907 है। बात कुछ इससे भी साफ नहीं हुई, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसमें पीठ ठोकी जा रही थी आज वहां के मुख्यमंत्री योगी जी की। राजनीतिक तौर पर इसको कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री समझ गए कि योगी जी के चेहरे और उन्हीं के काम के आसरे ही चुनाव में कूदना है, तो जमकर तारीफ की जा रही थी। लेकिन फैक्ट क्या है बनारस का, फैक्ट क्या है उत्तर प्रदेश का? देश के तमाम राज्यों में प्रतिशत जब देखिएगा कि अस्पताल बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, तो वह पता चलेगा कि जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। अगर उस जनसंख्या के पैमाने पर सारे राज्यों को नापना शुरू कर दें तो यहां पर मामला फिट। उसके बाद आइए बनारस। बनारस में 4 अस्पताल, डीडीयू, बीएचयू, ईएसआईसी जिला अस्पताल। उसके अलावा आइसोलेशन बेड सिर्फ 380 हैं। आईसीयू बेड जो आज की तारीख में हमने आज की जानकारी लिया, आईसीयू बेड पूरे बनारस में सिर्फ 40 है। वहां पर वेंटिलेटर सिर्फ 32 हैं। इतना ही नहीं, बनारस के भीतर जो ट्रेंड मैन पावर चाहिए, चाहे वह वेंटिलेटर को चला सके, चाहे वो अपने तौर पर वहां पर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है उसके लिए भी ट्रेंड मैन पावर चाहिए। आज की तारीख में बनारस में ट्रेंड मैन पावर सिर्फ 1,337 है। लेकिन खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि बनारस को 9,000 ट्रेंड मैन पावर चाहिए, यानी 7,663 और चाहिए, जो नहीं है। इतना ही नहीं, जो सर्जिकल मास्क पहना जाता है उसको कहते हैं N95, वह भी सिर्फ पूरे बनारस में 786 है। पूछा गया जरूरत कितने की, तो जानकारी मिली 10,000 की जरूरत है। तो बनारस की एक स्थिति, यूपी की एक स्थिति, देश की एक स्थिति। इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है। और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिल्ली तक पहुंचाता है। इसीलिए तीनों को मिलाइए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई कोई प्रधानमंत्री खुद को सफल बताने के लिए क्या कुछ करेगा या क्या कुछ कर रहा होगा। क्योंकि इन बातों का जिक्र इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जानकारी एक निकल कर आई कि आखिर कितना खर्च किस रूप में प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर में तमाम प्रोजेक्ट्स जो हुए उसको सफल बनाने के लिए कितना खर्च किया, आपको जानकर हैरत होगी कि तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री के मुख से निकली हुई थी और उसका ऐलान हो रहा था, उस ऐलान पर जो खर्च हो रहा था उस खर्च को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वहां तो एक अलग तरह का करप्शन है। लेकिन वह सफल हो रहे हैं यह बताने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पर तमाम योजनाओं के मद्देनजर जो खर्च होता चला जा रहा था वो तकरीबन 55,000 रुपए प्रति मिनट का खर्चा है। एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। जब सारी चीजों को आप एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक सवाल आपके जहन में होता है, क्या आजादी के बाद से वाकई किसी प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए या अपनी योजनाओं को अमल में हम ला रहे हैं, उन योजनाओं के अमल में आए बगैर ये बताने भर के लिए उन्होंने इतना खर्च कर डाला और मीडिया लगातार ढोल पीटता रहा? यानी लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट जब ढह गया तो बताएगा कौन, करेगा कौन? हम इस दौर को लेकर खास तौर से इसलिए आपको चाहते हैं कि आप चिंतित हो जाएं क्योंकि सवाल सिर्फ नमामि गंगे भर का नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में जो अलग अलग योजनाएं थी, उन योजनाओं जो पानी से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर भी सरकार के पास पैसा नहीं, प्रचार का पैसा है। मसलन बड़ी सिंचाई परियोजना 2019 में उसका बजट रखा गया, बजट में 209 करोड़, 2020-21 में वो कम हो गया 123 करोड़, इस बार और कम हो गया। फरक्का बराज
2019 में उसको रखा गया 134 करोड़ का बजट, उसके बाद अगले साल घट गया 116 करोड़ हो गया, इस बार और घट गया। बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम 19-20 में बजट था लगभग 90 करोड़, वह घटकर हुआ 52 करोड़ 2020-21 में, 21-22 में वो और कम हो गया। नदी संरक्षण योजना बजट 19-20 में था 1220 करोड़, वह घटकर हो गया 840 करोड़, अब और कम हो गया। हर खेत को पानी 1070 करोड़ रुपया हर खेत को पानी के लिए 19-20 में बजट रखा गया। जब योजना का ऐलान होता है अगले बरस घट के ये 1000 करोड़ पर आता है, उसके बाद पता चलता है कि जो पैसा था वह भी खर्च नहीं हुआ। तो अब कहा गया सिर्फ 1000 करोड़ रुपया देंगे, बाकी छोड़ दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ा मुश्किल है। और इसके ठीक समानांतर नाबार्ड जो काम करता है उसने किसाई सिंचाई योजना शुरू की, लोन पर ब्याज देना शुरू किया। पहले साल 360 करोड़, दूसरे साल 241 करोड़, तीसरे साल 200 करोड़। इस स्थिति में चीजें अगर कम होती चली गई, नमामि गंगे का बजट कम होता चला गया, 234 परियोजनाओं का जो ऐलान हुआ वह पूरे नहीं हुए, तो क्या वाकई इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बनाने भर के लिए ही ये पूरा प्रचार का एक तबका किया और प्रचार को ही इस देश का सिस्टम बना दिया गया? इसलिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि बनारस के भीतर की स्थिति और उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों की स्थिति, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आज जाति का जिक्र नहीं करेंगे, आज गरीबी का जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार का जिक्र कर रहे हैं। समूची दुनिया में किसी एक पद के लिए जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं उससे लगभग 10 गुना ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक पद के दावेदार हैं। इतनी बड़ी तादाद में 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी और प्रोफेशनल्स बेरोजगारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं बच पा रहा है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे की निकासी भविष्य निधि योजना के तहत लोगों ने अपने पास कर ली, पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर प्रवासी मजदूरों की तादाद देश भर में जो गई और जब वो लौट कर आई तो उसके पास काम नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, चाहे प्रवासी मजदूरों का जिक्र हो, चाहे मनरेगा का जिक्र हो जिसके जरिए रोजगार देने की बात हो रही है, हालांकि आज की तारीख में वो सबसे न्यूनतम पर चला गया है। किसी भी चीज की योजना, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र हो, चाहे इस देश में एफडीआई का जिक्र जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका जिक्र हो, इन सारे मद्देनजर आपको आंकड़े बहुत नजर आएंगे। और आज भी 1583 करोड़ की जो योजनाएं और शीलापट्टी का लोकार्पण प्रधानमंत्री बटन दबाकर कर रहे थे, उसमें से 38 योजनाओं से जुड़ी हुई जो बाकी चीजें थी, जो अलग अलग योजनाएं थी उससे जुड़ी हुई, राज्य के बजट का ऐलान और केंद्र के बजट का ऐलान और चुनाव के ऐलान, इन तीनों ऐलान को अगर बीते 7 वर्ष में आकलन शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, जिन 38 योजनाओं का ऐलान किया गया, इसी के समकक्ष ऐसी ही योजनाएं या इसके उससे जुड़ी हुई योजनाओं का हिस्सा वह बीते दौर में लगभग 189 योजनाओं का ऐलान सिर्फ इनसे जुड़ी हुई योजनाओं में इलेक्शन के समय किया गया, मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया, स्टेट के बजट में जिक्र किया गया, केंद्र सरकार के बजट में जिक्र किया गया। सवाल यहां पर यह है कि वाकई एक असफल प्रधानमंत्री खुद को सफल बनाने की जद्दोजहद इस देश के सामने जब कर रहा था तो उसको समझ में आ गया कि दरअसल सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होगा, उसके ठीक समानांतर उसकी एवज में जो इस देश के सामने मुश्किलात खड़े हुए उसमें सिर्फ मीडिया भर का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन का हिस्सा भी है। इसलिए जब हम और आप इस बात को लेकर कहते हैं कि सीबीआई का क्या रोल है, ईडी का क्या रोल है, आईटी का क्या रोल है, सीवीसी का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी का क्या जिक्र है, हम जब इन बातों का जिक्र शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिए उन सब की मॉनिटरिंग और उन सब के बड़े निर्णय लिए जाने की परिस्थिति को आज सीधे सीधे केंद्र सरकार अपने हाथ में ले चुकी है। इसलिए ले चुकी है कि वो समझ गई सफल बताने के लिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी हमारे द्वारा बताए गए निर्णय ही होने चाहिए
और यही स्थिति मीडिया के भीतर भी आ गई, जहां पर वह ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचेगा। वो इस बात का एनालिसिस नहीं करेगा कि बनारस को लेकर 2014 से लेकर 2021 के बीच में खुद प्रधानमंत्री ने लगभग 6 यात्राओं के दौर में जो लगभग 320 योजनाओं का ऐलान किया, उन योजनाओं की स्थिति क्या है, वो नहीं आकलन करेगा। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो उत्तम प्रदेश बनाने की सोच या स्मार्ट प्रदेश बनाने का नया सोच निकल कर आया, जो मुलायम सिंह से आगे की कड़ी थी, उसमें स्मार्ट सिटी के तौर पर तो बनारस को भी रखा गया, लेकिन इस देश के भीतर में कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, 100 स्मार्ट गंगा सिटी बनाने का जिक्र था, जो गंगा के किनारे किनारे 100 शहर हैं, उसको भी स्मार्ट बना देंगे। उसके बाद कहा गया ये ज़्यादा हो गया, तो 10 का एनालिसिस किया गया, 10 स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। तो 10 स्मार्ट सिटी गंगा से जो सटी हुई थी वह भी नहीं हो पाई, लेकिन उसके विज्ञापन पर भी खर्च हो गया। और आज भी जो एक बड़ा विज्ञापन बनारस की गलियों में लगा, उसमें स्मार्ट सिटी का ही लगा, स्मार्ट प्रदेश का ही लगा, नंबर 1 देश का माना गया। सवाल है कि प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में है, कल मध्य प्रदेश में होंगे, वह भी स्मार्ट होगा। उसके बाद गुजरात में होंगे तो वह भी स्मार्ट होगा, फिर कर्नाटक में होंगे तो वह भी स्मार्ट होगा। तो कोई शख्स अपने आप को सफल बताने के लिए उन निर्णयों के आश्रय अगर चल रहा है जिन निर्णयों से इस देश को प्रभावित होना पड़ रहा है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? क्या वाकई नेहरू काल में किसी निर्णय को लिया गया और उस निर्णय को सफल बताने के लिए खर्च किया गया? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने खर्च किया जय जवान जय किसान का नारा लगाने के बाद? क्या इंदिरा गांधी ने खर्च किया? इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर इमरजेंसी काल में जरूर आई थी, लेकिन उस इमरजेंसी काल को एक अलग परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा, जहां संवैधानिक हक लोगों के खत्म हो गए। मौजूदा वक्त में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आइए, चाहे वो मोरारजी देसाई का दौर अगर याद कर लीजिए, या फिर उसके बाद एक लंबी प्रोसेस में देखिए तमाम चीजों को, इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में 91 में आया, तो क्या वाकई योजनाओं के ऐलान के साथ प्रचार प्रसार भी उतना किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट की पीवी नरसिम्हा राव ने शुरुआत की, वही डिसइन्वेस्टमेंट को दूसरे चंक में ले गए अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इकोनॉमिक रिफॉर्म को सेकंड ग्रेड में ले गए, लेकिन क्या प्रचार किया गया या नहीं किया गया? क्या यह दौर एक ऐसा है जिसमें खुद को सफल बताने की जद्दोजहद और उस पर कमोवेश हर तरफ इतना प्रचार प्रसार का खर्चा झोंका गया और उस प्रचार प्रसार को झोंकने के खर्चे पर कोई उंगली ना उठे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को भी अपने अनुकूल कर लिया गया? क्या यह वाकई एक स्थिति है? तो क्या वाकई आजादी के बाद भारत पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहा है जो खुद को सफल बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है कि लोग उसे सफल मान लें? उनके नाम का स्टेडियम भी बन जाता है, उनके लिए एक शानदार विमान भी आ जाता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर, उस पर लगभग 9,000 रुपए करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक चल रहा है और स्थिति आर्थिक तौर पे नाजुक है, लेकिन सेंट्रल विस्टा हम बनाएंगे। ये सारी परिस्थितियां खुद को प्रोजेक्ट करने को लेकर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग भूल जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जब पलटिएगा तो आपको ऐसे राजा खूब मिलेंगे जो अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान देते थे, लेकिन ऐसे राजा आपको डेमोक्रेटिक स्टेट में नहीं मिलेंगे जहां वो प्रचार प्रसार के आश्रय ही अनडेमोक्रेटिक वे में चीजों को डेवलप कर रहे थे। इस देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो लोगों से जुड़ी हुई है और उन्हीं लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को चुना है, उसी प्रधानमंत्री ने लोगों द्वारा चुने गए लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शरीक किया है, उसके बाद भी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को सफल बताने की होनी चाहिए या इस देश को सफल बनाने की होनी चाहिए? यह शायद इस देश के सामने पहला मौका है जिसमें कोई प्रधानमंत्री खुद को सफल बताने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बीते 7 बरस से लगा हुआ, इसीलिए हमें आज याद नमामि गंगे का आया, क्योंकि 7 बरस के सफर में 29,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अगर वही स्थिति और आज भी प्रधानमंत्री उसी रूप में नमामि गंगे को याद कर रहे हैं, तो सोचिए तमाम योजनाओं को लेकर बरसों बरस बाद जब हम लोग जिक्र किया करेंगे तो क्या क्या जिक्र करेंगे? डिजिटल इंडिया का जिक्र करेंगे, किस बात का जिक्र करेंगे?
जितने भी इस देश के भीतर पीएसयू जो भारत के नाम से चाहे वो भारत पेट्रोलियम ही क्यों ना हो, उनको कैसे बेचा गया इसको लेकर जिक्र करेंगे। एयर इंडिया जिस दिन बिक जाएगा उस दिन उसका जिक्र, किस बात का जिक्र किया जाएगा, ये खुद को सफल बताने के लिए या फिर खुद को बनाए रखने की जद्दोजहद में इस देश के साथ जो प्रचार प्रसार का खेल हुआ है वह सब कुछ हमारी आंखों के सामने है और आप देख पा रहे हैं। जोड़िए मत, सिर्फ समझ जाइए कि वाकई एक असफल प्रधानमंत्री सफल होने के लिए क्या क्या कुछ कर सकता है और हर सफलता का राज आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त ही उसकी सारी इंद्रियां जागती हैं और चुनाव मैदान में सब कुछ त्याग कर कूद जाता है और फिर अगले सफर पर निकल जाता है। यह है इस देश का एक अनूठा लोकतांत्रिक सच। बहुत बहुत शुक्रिया।